बस दया दया है सबकी, प्रभु की आप सबकी मित्रों अच्छा की। अच्छा, ठीक ठीक सर। आप जोधपुर से संबंध रखते हो सर? जी। तो सर ऐसा पढ़ने में है, सुनने में है कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है वो हम्म। जोधपुर में है। जी। तो इसका क्या कारण है सर कि जोधपुर में सबसे ज्यादा है? देखिए सर, जहाँ तक सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना जोधपुर में है, तो इसका कारण तो यदि भौगोलिक या भौतिक धरातलीय जो भूमि है उसके आधार पर यदि देखा जाए तो उचित रहेगा। वैसे जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर 12 महीने तक लगातार आपको सूर्य की रोशनी बिल्कुल किसी रुकावट के मिलती है। सन सिटी कहने का कारण भी यही है। तो कहीं न कहीं ये भी कारण है कि 12 महीने में अमूमन 7-8 महीने जो विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा के लिए, वो यहाँ पर बिना किसी रुकावट के मिल सकती है। तो जोधपुर जो अभी सौर ऊर्जा का हब बनने जा रहा है, और जोधपुर जिले में ही जो गढ़ला है, वो गढ़ला है, या अभी माफ करना शब्द याद नहीं है, गढ़ला या गुड़ला जो गांव है, वहाँ पर अपने एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पैनल भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफी संभावनाएं भी है, और कारण भी शायद यही है। बड़ला, हाँ, जी मैं सर। बड़ला गांव की बात कर, बड़ला गांव में अपने एशिया हाँ, का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पैनल भी है। वो उसकी ऊर्जा क्षमता कितनी है बता सकते हो सर? उसकी ऊर्जा बड़ला की। क्षमता, हाँ, ऊर्जा क्षमता तो अभी नहीं बता पाऊंगा। है 2200 के लगभग, पहले थी पिछले साल मुझे याद है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है मुझे याद नहीं। जी सर। एक जोधपुर का उपनाम नीला शहर भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? नीला शहर कहने का कारण तो है कि यहाँ के अमूमन जो घर है वो यहाँ के लोग पसंद करते हैं नीले रंग को, और अपने जब घरों का रंग रोगन करवाते हैं तो नीले रंग से ही करवाते हैं। और जब मेहरानगढ़ या उमेद भवन जाकर पर्यटक देखते हैं तो पूरा शहर एकदम नीली रोशनी की तरह दिखता है। तो अमूमन उसका कारण यही है कि इसको नीला शहर कहा जाता है। जिस तरह से गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को, वही कारण जोधपुर को भी नीला शहर कहने का कारण है। जी सर। आप अध्यापक से पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में किस पद पर कार्यरत थे सर? उस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कांस्टेबल ही था। तो वो पद छोड़कर यहाँ शिक्षा विभाग में आने का कारण सर? शिक्षा विभाग में आने का प्रमुख कारण तो यही था कि जो एक शिक्षक की नौकरी है वो मैं शुरू से, मेरा एक सपना था बचपन से। क्योंकि एक बच्चे को उसके जीवन में सर्वाधिक कोई प्रभावित करता है तो उसका एक विद्यालय का वातावरण और उसके शिक्षक करते हैं। तो कहीं न कहीं मेरे मन में ये ज़रूर था कि एक शिक्षक की जो उसका जीवनचर्या है, उसका जो जीवन है, या बच्चों के बीच में रहना है। पहला कारण तो यही था। दूसरा, मैं प्रकृतिवादी व्यक्ति ज़्यादा हूँ। मुझे प्रकृति में रहना है, जीव-जंतु, पेड़-पौधे और इन सब के बीच रहने का बहुत शौक है। तो कहीं न कहीं मैंने 4 साल नौकरी की तो इन सब चीज़ों से मैं कट गया था। तो फिर मेरा सिलेक्शन 2 बार हुआ था अध्यापक में। पहली बार हुआ तो मैंने उसको एसीबी को छोड़ा नहीं था, घरवालों ने मना कर दिया था। फिर दूसरी बार वापस हुआ तो फिर मैंने खुद के मन से इस्तीफ़ा दे दिया और अध्यापक की नौकरी में जॉइन कर दी। आप उसमें 4 साल रहे इस विभाग में, तो आपको क्या लगा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है वो भ्रष्टाचार को रोकने में कहाँ तक सहायक है, कितना रोक पाया है? जी, बिल्कुल। भ्रष्टाचार निरोधक जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, राजस्थान सरकार की एक शाखा है, राजस्थान पुलिस की है। काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ये विभाग 100% ईमानदार और एक बहुत अच्छा विभाग है। सबसे बड़ी इसमें कमी ये होती है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार की जो परतें होते हैं, उसको उगेरने में राज़ी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो जाकर किसी को सीधे पकड़ लें, ऐसा होता नहीं है। उनके पास जब तक कोई शिकायत नहीं आती है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, और जनता अपनी अमूमन इसी तरह की है कि भी अशिक्षित है, अपने कर्तव्य के प्रति भी लापरवाह है, वो अपना राष्ट्र धर्म निभाने में भी इतनी वो नहीं है। व्यक्ति ये चाहता है कि कहीं कि मेरा काम निकल गया 100 रुपये देने से, तो अपने काम झंझट में पड़ना, ये सब बातें आड़े आती है। जिस दिन हर व्यक्ति अपने आप कर्तव्य के प्रति ईमानदार होगा, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि नहीं, ये जो भ्रष्टाचार है ये दीमक की तरह है, अपना मेरा घर नहीं पूरे राष्ट्र को खोखला कर रहा है, इस तरह की जो भावना प्रत्येक व्यक्ति में आएगी, तो इस विभाग का जो दायित्व है बहुत बढ़ जाएगा। और यह विभाग जहाँ तक मैंने 4 साल में देखा है, बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्य करता है। जी सर, बहुत बढ़िया। आप
कविता लेखन और गद्य लेखन भी करते हैं सर। जी, जी। तो गद्य लेखन में किस प्रकार की विधा में रचना करते हैं आप? कहानी, निबंध, उपन्यास? नहीं, उपन्यास का नाटक, उपन्यास ये बहुत बड़ी विधा है सर, इसमें तो अभी तक मेरा हाथ नहीं गया है। हाँ, कहानियाँ ज़रूर मैंने 4-5 लिखी है और वागत और पत्रिका को भेजी भी, अभी तक छपी नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा रचना कर्म है कहानियों पर ज़्यादा है। अभी एक और है, तो आप 5-6 करीब मैंने किस कहानियाँ तरीके लिख की ली है। किस तरीके की कहानियाँ लिखते हो सर? अमूमन मैं कहानियाँ जो लिखता हूँ वे मेरी यथार्थपरक होती है, उसमें कल्पना का मैं सहारा नहीं लेता। जो मैं जीवन में महसूस करता हूँ कहीं न कहीं, यदि गाँव में भी जाता हूँ और मुझे लगता है कि राशन की दुकान पर आज भी 21वीं सदी में भी इतनी भीड़ है और महिलाएँ वो धक्का-मुक्की करने के लिए और इतनी ज़्यादा तकनीक का विकास होने के बाद भी उनके साथ यही भ्रष्टाचार है जो हो रहा है। तो इस तरह के जब दृश्य देखता हूँ या फिर विद्यालय में जब ये मिड डे मील योजना चलती है और उसमें बच्चों को खाने खिलाते हैं, तो बच्चों को एक तरह की जो भोजन के प्रति जो भावना होती है, उसको देखकर कहीं न कहीं लगता है कि आखिर हम आज तक 21वीं सदी में भी कितने पिछड़े हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारा समाज है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। समाज है जो आज भी इस तरह से विभाजित है, उसका बँटवारा हो रखा है। इन सब जब विडंबनाओं को, इस सत्रांश को, इस तरह के जो सामाजिक द्वंद को जब मन में आते हैं तो उसको एक ही ज़रिया होता है व्यक्ति पास कि उसको लिख दें। हाँ, उसमें पात्र योजना है, कथानक है, उसमें मैं थोड़ा अपने मन मर्ज़ी से परिवर्तन भी करता हूँ। समस्या प्रधान कहानियाँ लिखना पसंद करते हो? हाँ, समस्या प्रधान तो नहीं है, इसको यथार्थ कह सकते हैं, जो यथार्थ आदर्श आधारित नहीं कह सकते, यथार्थपरक है। उसमें आदर्श की आवश्यकता नहीं है, अब आदर्श का कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन आदर्श पेश करें, आदर्श बहुत हो चुका है। जो यथार्थ है, नग्न यथार्थ, मैं तो ये कहता हूँ प्रकृतिवाद जो नग्न यथार्थ जिसको कहते हैं, वो पेश करना चाहिए हर कहानीकार को। तभी जाकर हमारी जो मूल समस्या है, वो कहीं न कहीं बाहर आएगी। तो सर लेखन है वो इन सामाजिक समस्याओं को दूर करने में कितना सहायक है? जहाँ तक लेखन जो भारतीय वाङ्मय है, वाङ्मय यदि संस्कृत साहित्य से भी देखें और आधुनिक काल तक देखें, जो एक लंबी सुदीर्घ जो परंपरा साहित्य की रही है, भारतीय सनातन परंपरा रही, साहित्यिक परंपरा विशेष तौर से, वो हमेशा सत्ता की प्रतिद्वंदी रही है। सत्ता के पक्ष में आज तक कोई नहीं रहा है। चाहे आप कालिदास को देख लीजिए और यहाँ पर आके आधुनिक काल में देख लीजिए या कबीर को देख लीजिए भक्ति काल में, सब सत्ता के विरोधी है। साहित्यकार का प्रथम धर्म ही सत्ता का विरोध है। क्योंकि सत्ता या राजाश्रय हमेशा जनता को लूट और उसके शोषण से संबंधित होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अपने समाज में एक ही ऐसी अपने पास चीज़ है जो कहीं न कहीं शोषित, दलित या वंचित वर्ग को उबार सकता है। उनका संदेश है, उनके मन की अभिलाषा है, वो दूर-दूर तक पहुँचा सकता है। वो एकमात्र साहित्य है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। जी सर, बहुत बढ़िया। आपका प्रिय साहित्यकार केदारनाथ जी अग्रवाल हैं, जी, जी। तो इनको आप किस धारा में रखेंगे सर? केदारनाथ जी अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवाद के जो अग्रता कहे जा सकते हैं और मार्क्सवाद की जो धारा उनसे ये प्रभावित भी थे। तो इनको मैं प्रगतिवाद में रखता हूँ और प्रगतिवादी ही है केदारनाथ साहब। प्रगतिवादी विचारों के अलावा उन्होंने किस प्रकार अन्य विषयों पर ध्यान दिया या हाँ, लेखन में? जी, जी। जी, जी। प्रगतिवाद के कवि होने के साथ-साथ उनमें एक और देखा जा सकता है जो उनका कविता का मुख्य विषय भी है, वो है प्रकृति चित्रण। उन्होंने प्रकृति चित्रण बहुत बेजोड़ तरीके से किया है और सबसे बड़ी बात है उनका जो प्रकृति चित्रण है वो धरातलीय है, मैदानी है। कहीं न कहीं उसमें एक जो पंत जी जो प्रकृति चित्रण करते हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर बच्चन सिंह है जो अपने साहित्य में इनको प्रकृतिवाद का पंत भी कहते हैं। तो कहीं न कहीं पंत जी और केदार जी में थोड़ा फ़र्क ये है कि पंत जी का जो प्रकृति चित्रण है वो कहीं न कहीं वायवीय है, कल्पनाशील है और पहाड़ी है। वहीं केदारनाथ अग्रवाल का जो प्रकृति चित्रण है वो बेजोड़ है, वो मैदानी है और वास्तविक यथार्थ पर आधारित उनका प्रकृति चित्रण है और उसी प्रकृति चित्रण को वो एक सामान्य भाव भूमि पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये उनकी विशेष प्रकृति चित्रण की विशेषता है। एक ऐसा कार्य इन्होंने किया था लेखन में जो हुँ, आज हुँ। तक किसी कवि ने नहीं किया, ऐसा आलोचका ने जी। कहा है। ऐसा कौन-सा कार्य था? जी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी सर, कोई बात नहीं। एक अंतिम प्रश्न है हुँ, कि हुँ। जोधपुर से पिछले 2-3 सालों से 2 क्रिकेटर बहुत चर्चित रहे हैं, एक महिला क्रिकेटर और एक पुरुष क्रिकेटर, आपके ध्यान में है क्या सर? महिला क्रिकेटर तो नहीं है, लेकिन जोधपुर के जो पुरुष क्रिकेटर है वो विश्नोई है। मैं उनका अभी पूरा नाम नहीं बताऊँ लेकिन है विश्नोई है।
महिला का नाम अभी नहीं महिला। बता पाऊँगा। चलो, चलो। बहुत बढ़िया सर। आगे विषय विशेषज्ञ जी पूछें। इन सत्यनारायण जी आए। रविंद्र जी। जी सर, सत्यनारायण जी शायद कहीं बिजी हो गए क्या? हाँ, ठीक आप है, रखें कोई सर दिक्कत आगे। जी, जी, जी। हाँ, लाखम सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत-बहुत नमस्कार। हेलो सर। तो हाँ जी सर, जी पूछिए, सर। हेलो पूछिए। हाँ, लाखम जी सत्यनारायण सर, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। ओ, सर, रस के जी। स्वरूप के बारे में हम हुँ, कहते हुँ। हैं कि रस वेदांत स्पर्श शून्य है। इसका आप हुँ, क्या हुँ। आशय समझते हैं? जी। रस की जो उसका जो रस की जो प्रसिद्ध परिभाषा है वो विश्वनाथ द्वारा दी गई है। उसमें भी कहते हैं कि रस वेदांत स्पर्श शून्य है। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि जब व्यक्ति को रस का अनुभव होता है या वो रसास्वादन की प्रक्रिया से व्यक्ति गुजरता है तो उसकी जो दशा है वो लौकिकता से हट जाती है। एक तरह से जो अलौकिक जो कह सकते हैं, एक योगी को जब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, जब वो अलौकिकता में पहुँच जाता है और लौकिक वस्तुओं को उनको स्पर्श नहीं कर पाती है। वही बात है जो वेदांतर स्पर्श शून्य कहते हैं कि जब व्यक्ति को रसास्वादन होता है तो जो लौकिक विषय वस्तु है, वासनाएँ है या अन्य जो उसको जितनी भी है वो उनको भटका नहीं सकती। वो रसास्वादन की एक जब उसकी घटना घटित होती है तब तक के लिए वो वेदांतर स्पर्श शून्य है और उसके बाद जैसे ही उसका रसास्वादन खत्म हो जाता है फिर वो लौकिकता में वापिस आ जाता है। जी जी। इसको अखंड भी कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर, उन्होंने रस को अखंड कहा है। उनसे अखंड कहने से उनका आशय ये था कि जैसे भरतमुनि ने अपनी परिभाषा दी है विभानानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। तो इस जो परिभाषा में जो विभाव है, अनुभाव है या व्यभिचारी भाव है, उसको अपन तोड़ कर देखते हैं रस के अवयव के रूप में। लेकिन जब व्यक्ति को रस का आस्वादन होता है या रस का आस्वादन वो कर रहा होता है, तब अलग-अलग तोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि अब उसको विवाह हुआ है, अब उसको अनुभाव हुआ है, अब उसमें व्यभिचारी का संचार हो रहा है और अब उसको स्थायी भाव के तौर पर रस का वो चरण कर रहा है। इस तरह की बात नहीं होती है। रस का जब वो आस्वादन करता है तो वो अखंड रूप से होता है। तो रस अखंड है। जी सर। हम बात करें रस निष्पत्ति की, जी, जी। इसमें भट्टाइक का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उसको कुछ विशेष कुछ प्रदान किया रस निष्पत्ति की परिभाषा में। हम भट्टनायक का क्या योगदान मानते जी, जी। जी सर। हैं रस अ, निष्पत्ति के मामले में? जी, जी। जी सर, जब भरतमुनि अपना प्रसिद्ध जो रस सूत्र है विभानानुभाव, व्यभिचार, संयोग, रस निष्पत्ति, इसमें जो संयोग और निष्पत्ति जो 2 शब्द आए हैं इस पर विश्वनाथ लिखते हैं कि कम से कम 11 जो विद्वान उन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की है। उन 11 विद्वानों में 4 ऐसे विद्वान हैं जिनकी व्याख्या रस निष्पत्ति के तौर पर पढ़ी जाती है, उसको मान्यता भी प्राप्त है। उनमें जो महत्वपूर्ण है वो अ, भट्टनायक आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण जो है वो अभिनवगुप्त की मान्यता है, लेकिन उनसे पहले भी भट्टनायक को मान्यता मिली है। भट्टनायक ने जो निष्पत्ति का अर्थ है वो भुक्तिवाद से जोड़ा है। वैसे ही भट्टनायक है वो सांख्यवाद से जुड़े हुए थे, सांख्य दर्शन का इन पर प्रभाव था इसलिए उन्होंने भुक्तिवाद से जोड़ा या भोग से जोड़ा है। जो निष्पत्ति का अर्थ है वो भोग है और जो संयोग है उस शब्द का अर्थ इन्होंने कहा है भोज्य और भोजक। तो जी इसमें इसमें जो भट्टनायक है वो कहते हैं कि जब कोई भी सामाजिक या कोई भी प्रेक्षक जी। वैसे इन्होंने हाँ, जो सामाजिक मैं शब्द है इसका मैं ये बस सर इतना ही चाह रहा हूँ कि भाई उनकी विशेष उपलब्धि क्या रही उनकी? हाँ, उनकी विशेष उपलब्धि यही है कि जब वो रसास्वादन करते हैं तो उसमें भोजकत्व के द्वारा जो रसास्वादन होता है उसको उन्होंने हम्म, साधारणीकरण कहा है और साधारणीकरण जो है वो उनकी बड़ी देन कही जा सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और थोड़ा समय को देखते हुए मैं आगे विशेषज्ञ से निवेदन करूंगा कि आप पूछें प्रश्न। जी सर, जी धन्यवाद। सर। जी, लाखम सिंह जी नमस्कार। जी, नमस्कार सर। जैसा कि अभी बात चल रही थी कि भरतमुनि की जो पंक्ति है कि विभाव अनुभाव
व्यभिचारी भाव, जी। संयोगादृश निष्पत्ति। तो हुँ। सर ये व्यभिचारी भाव है, इनको संचारी भाव भी हम कहते हैं, तो इनको व्यभिचारी भाव और संचारी भाव हम क्यों कहते हैं? इनको व्यभिचारी या संचारी भाव इसीलिए कहते हैं कि ये संचार रूप में उपस्थित होते हैं। इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है। एक जो कहते हैं पानी की बूंद बुलबुले की तरह ये होते हैं। ये पैदा होते हैं, मिट जाते हैं, पैदा होते हैं, मिट जाते हैं। इनका एक स्थायित्व नहीं होता है। ये संचार करते रहते हैं। स्थायी जैसे स्थायी भाव प्रादुर्भाव होता है, स्थायी भाव के साथ इनका संचार होता रहता है। इसी कारण इसको संचारी भाव कहा गया है या व्यभिचारी कहा गया है। अच्छा, व्यभिचारी भाव क्यों कहा गया है? अगर आप कोई अलग मत देना चाहिए इसमें? नहीं सर, अलग मत तो मैं नहीं दे सकता अभी तो। संचारी के और व्यभिचारी दोनों शब्द एक साथ ही आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि संचारी और व्यभिचारी जो इनका संचार माध्यम करना ये एकदम उत्पन्न होना और मिट जाना है। और व्यभिचार हुँ। शब्द से यदि इसको जोड़े तो जैसे कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो किस तरह से वो प्रकट होता है और किस समय एक अकस्मात वो छिप जाता है, तो ये भी व्यभिचारी शब्द हो सकता है वहाँ से आया हो। अच्छा, अच्छा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम श्रृंगार रस के जब हम भेद करते हैं तो एक संयोग रस और एक संयोग और वियोग इस तरह से हम भेद कर देते हैं। फिर हम वियोग के भी सर हम 4 भेद कर देते हैं। आप बता पाएँगे वियोग के जो 4 भेद हैं वो कौन-कौन से हैं? हाँ, उसमें वियोग की 4 दशाएँ बताई गई है। वियोग की मान है, प्रवास है, पूर्वानुमान है और करुण है। ऐसे करके 4 दशाएँ बताई गई है। अच्छा, चलिए दशाएँ हैं वो तो जो पूर्व राग है वो पूर्व राग को आप किस तरह से देखते हैं? आप उसे किस तरह से समझा पाएँगे? पूर्व राग जब प्रेमी है जो प्रेमिका के प्रति पहले से ही अपने मन में कोई भावना रखता है, चाहे वो उससे मिला हो या नहीं मिला हो। हो सकता है कि जो उसका जो प्रेमिका है या उसका जो प्रेमी है, वो उससे प्रेम नहीं करता हो। वो उसके प्रेम में आलिंगनबद्ध नहीं हुआ हो, वो कोई आवश्यक नहीं है। एक तरफ़ा जो कह सकते हैं जो प्यार होता है, वो पूर्वानुराग में आता है। हाँ, जैसे अपन कह सकते हैं कि जायसी की पद्मावत है। नहीं, घनानंद जी को कह सकते हैं। घनानंद का जो है वो पूर्वानुराग में ही है। जायसी के बारे में अच्छा, मुझे इतने मालूम नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक और दशा आपने बताई करुण, तो सर ये करुण और करुण रस इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक तो ये दशा हो गई और एक हो गया करुण रस जो हम पढ़ते हैं, तो दोनों में क्या आप मतलब भिन्नता पाते हैं? हाँ, भिन्नता तो ये है करुण रस में तो रस का आस्वादन होता है, वो करुण रस का आस्वादन करता है, लेकिन वहाँ पर करुण एक दशा है, वहाँ कोई रस का आस्वादन होना कोई आवश्यक नहीं है। वो करुण जो है वो दुःख के संदर्भ में आया है, वहाँ पर दुःख की प्राप्ति होगी। लेकिन करुण रस के संदर्भ में है तो ये दुःखात्मक होते होते हुए भी सुखात्मक ही है। करुण रस है यदि उसमें दुःख है तो वो रस में जाकर विलीन होने पर व्यक्ति को सुख ही प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, नहीं, उस दशा में करुण में दुःख ही मेरा प्राप्त होगा। जी, जी, जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि किस स्थिति में इसको हम जो है वियोग का भेद मानेंगे और किस स्थिति में हम जो है इसको रस मानेंगे? हाँ सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो यही कहूँगा कि करुण रस यदि उसमें करुणा का उद्रेक है, रसास्वादन हो रहा है, तो वो करुण रस है। यदि नहीं है, उसमें सिर्फ़ दुःख ही मिल रहा है उसको, तो वो करुण की एक दशा तक ही सीमित रह पाएगा। अच्छा, अभी-अभी आपने कहा कि करुण रस वो सुखात्मक है। तो क्या सभी रस सुखात्मक होते हैं या कुछ दुखात्मक भी होते हैं? हाँ, जो 8 रसों की बात इन्होंने की है भरत मुनि ने, वे तो 4 रस है, उनको तो सुखात्मक कहते हैं और 4 को दुखात्मक कहते हैं और अ, सुखात्मक, दुखात्मक इस पर चर्चा तो काफ़ी वाङ्मय चली है सर। हुँ। जी, जी, जी। अच्छा एक रस है जो बाद में आया शांत रस, उसको कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको नवरस में शामिल करेंगे, कुछ जो है नहीं करते हैं। रहा होगा कि शांत रस को जो है शामिल नहीं किया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, आप क्या मानते हैं कि किस वजह से शांत रस को शामिल नहीं करते हैं? जैसे धनंजय ने भी नहीं किया कि भाई 9 तो मान लिया लेकिन नाटक के संदर्भ में उसको शांत नहीं मारा। अभिनवगुप्त ने भी नहीं माना। तो क्यों नहीं माना होगा इन्होंने? हाँ, भरतमुनि के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने शांत रस को जो शांत रस है उसको नहीं माना था। उन्होंने 8 रस ही माने थे और शांत रस को उन्होंने संचारी भाव में मान लिया था। नाटक के संदर्भ में विशेष तौर से उन्होंने शांत रस को नहीं माना था। तो मैं मानता हूँ कि जिन व्याख्याकारों ने नाटक का संदर्भ लेकर यदि कहा है तो उन्होंने शांत रस को नहीं माना है। क्योंकि शांत रस की जो उपस्थिति है वो नाटक में देखी नहीं जा सकती है।
मतलब में नाटक में उसको अभिनीत नहीं किया जा सकता। जी, जी। अच्छा। तो सर एक और जैसा कि हम रस के बारे में अभी चर्चा चल रही थी, तो रस को जो है ब्रह्मस्वाद सहोदर कहा गया है। हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या ये ब्रह्मस्वाद के समान ही है या उससे उत्कृष्ट है या उससे हीन है? आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, जैसा कि इसको कहा गया है ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, ब्रह्मानंद का नहीं कहा है। ब्रह्मानंद जो एक दशा होती है योगी की जहाँ पर योगी अपने परमात्मा में इतना विलीन हो जाता है कि लौकिक जितनी भी विषय वासना है उनसे वो एक अतिरेक हो जाता है। उसको फिर लौकिकता से कोई उसका ध्यान नहीं जाता है, उसका ध्यान भंग नहीं होता है लौकिकता से, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ब्रह्म का आनंद जो प्राप्त कर लिया। लेकिन रस को ब्रह्मानंद न कहकर ब्रह्मानंद सहोदर कहा है कि हाँ, ब्रह्मानंद के बराबर इसको रसास्वादन हो सकता है लेकिन जैसे ही ये रसास्वादन उसका मिटेगा, तत्क्षण वो लौकिक विषय वासना में वापिस भटकने लगेगा जीव। तो वो ब्रह्मानंद नहीं कह क्योंकि ब्रह्मानंद एक ऐसी अवस्था है जो अडिग है, वो एक कालातीत है और बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन ये रसास्वादन है वो बहुत सीमित और अल्प समय के लिए होता है, तो इसको ब्रह्मानंद न कहकर ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। मतलब में ये ब्रह्मानंद के बराबर सा लगता है, लेकिन उससे थोड़ी हीन अवस्था है, आपका कहने का हाँ, मतलब हीन ये है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा सर, तो चलिए 1-2 प्रश्न आपसे और कर लेते हैं। जी, जी। जैसा कि हम अनुभवों के भेद भी पढ़ते हैं, हुँ, तो हुँ। क्या आप अनुभवों के भेद बता पाएँगे? हाँ, अनुभवों के हाँ, हाँ, अनुभव है मतलब उसके कितने तरह भेद के होते हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अनुभाव के भेद भरत मुनि ने 3 किए थे, वाचिक और कायिक और सात्विक अनुभाव। और समय के हुँ, हुँ। साथ-साथ वो आगे परिवर्तित होते गए, आधुनिक काल में आते हैं तो यहाँ पर 5 भी गए हैं, मानसिक अनुभाव भी उसमें जुड़ गया है। तो कह सकते हैं कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और ये सात्विक अनुभाव, इस तरह से मुख्यतः 4 भागों में बाँटा जा सकता है। हुँ, हुँ, हुँ। और सर ये जो संचारी भाव होते हैं, इनकी संख्या जैसा कि हम काव्य शास्त्रों में देखते हैं 33 होते हैं। तो क्या ये हुँ, हुँ। 33 से अधिक भी हो सकती है? हाँ, अधिक तो हुई है, कई ऐसे विद्वान हैं जैसे अपने रीतिकाल में देव हैं जिन्होंने छल नामक एक संचारी भाव बताया था। अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने भी एक चकपकाहट करके एक ऐसा बताया था लेकिन इनको मान्यता नहीं मिली। इसके ऐसे प्रयास केशवदास जी ने भी किए थे, उन्होंने भी 2 ऐसे संचारी भाव बताए थे। लेकिन मुख्यतः आज तक जो अपनी ये साहित्य शास्त्र है इसमें 33 ही संचारी भाव माने गए हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि जितने भी सर नए संचारी प्रसंग भाव बताए वो कहीं न कहीं उनसे मिल जाते हैं। अच्छा और क्या मतलब में प्रसंग विशेष में स्थायी भावों को भी संचारी भाव माना जा सकता है? नहीं, नहीं, स्थायी भाव को संचारी भाव नहीं माना जा सकता है। संचारी भाव का मतलब ही यही है कि वो एक संचार के रूप में एक बुलबुले की तरह पैदा होते हैं और मिट भी जाते हैं, लेकिन स्थायी भाव कभी मिटते नहीं हैं। स्थायी भाव को अभिनव गुप्त अपनी भाषा में कहते हैं कि मिट्टी के अंदर जिस तरह सुगंध होती है और पानी उसमें पड़ते ही उसकी सुगंध आ जाती है। तो ये वासना रूपी मनुष्य के अंदर स्थायी होते हैं, बस आवश्यकता होती है उसके विभाव और अनुभाव की। जैसे ही विभाव उस अनुभाव की प्रक्रिया घटित होती है और उसको रसास्वादन होता है, तो इसको एक नहीं माना जा सकता। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से मेरे प्रश्न पूरे होते हैं सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके सर।